हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो आप सभी के लिए न्यू सेशन शुरू किया गया था, जो बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। देखिए, इस सेट में आपको हिंदी का प्रश्न, इसके अलावा सोशल साइंस और साइंस यानी कह सकते हैं कि जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिक्स प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं। और डेली आप सभी को 65 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 जून से 22 जून तक पेपर होने वाला है, तो बहुत ही कम समय है। और इसी कम समय को देखते हुए ये सेट शुरू किया गया है, जो कि कम समय में आपको हम बेहतर चीजें कंप्लीट करवा देंगे। और इस सेट के माध्यम से सारा चीज हम आपको तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो एग्जाम होते होते सारा चीज का तैयारी हो जाएगा आप सभी का। बट पर डे आप सभी इस सेट को जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले जो 4 सेट हुआ है, चैनल पे जाके आप सभी वीडियो वाला सेक्शन में पूरा सेट को कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। आइए, आज की सेट का पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। देखिए, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात किया जाए तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस भाग में है। तो ये संविधान के भाग 4 में है। और ये आपका किस देश से लिया गया है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार के बारे में। बताइए, मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा, 12 से लेके आपका 35 तक होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां से लिया गया है, यूएसए देश के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसको याद रखिएगा। जो पूछा जा सकता है वो चीजें ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 क में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 51 क में है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। क्या बताया आपको, 51 क में है। कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कुल कितना मौलिक कर्तव्य आपके पास, 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। बाकी बात इसको याद रखिएगा आप सभी कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 यूएसए के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 को में, अनुच्छेद 51 को रूस के संविधान से लिया गया है। और कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। तो देखिए, अगर कानून के समान संरक्षण वाक्य की बात किया जाए तो आपसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से, अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा बताएं कि यहीं से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। अच्छा, अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है, बता सकते हैं कोई हमको। देखिए, जो आपका उपराष्ट्रपति होता है ना, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आपका न्यायपालिका, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो आपका न्यायपालिका होता है इसकी स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसकी स्वतंत्रता ये कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 61 के तहत हम सभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, ये आपका कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा, महाभियोग ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, क्या लिया गया है, यानी कि आपका जो संघीय प्रणाली है, क्या है, संघीय प्रणाली, ये कहां से, कनाडा के संविधान से। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है, ये भी आपका कहां से लिया गया है,
कनाडा के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझे आप सभी, इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता हो जाएगा, इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था हो जाएगा, इसके अलावा विधायी प्रक्रिया हो जाएगा, ये सभी आपका कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो देखिए, अगर ट्राइटियम की बात किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन का कुल कितना समस्थानिक है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का कुल 3 समस्थानिक है। 3 समस्थानिक कौन कौन सा है? तो पहला आपका प्रोटियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको? पहला आपका प्रोटियम हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका ड्यूटेरियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ड्यूटेरियम हो जाएगा, दूसरा आपका ड्यूटेरियम हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? ट्राइटियम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। तो इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कि परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 1 होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद सूर्य में सबसे अधिक क्या है? हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप सभी। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है? 21% है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसका मात्रा है? नाइट्रोजन का, कितना? 78% है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, बात समझे। यूरेनियम के लिए कौन सा खान फेमस है? तो याद रखिएगा जादूगोड़ा का खान। और यूरेनियम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए। चलिए अगला है कि किस भारतीय को पहली बार भौतिकी विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए, भौतिकी विषय के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ये किसे दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये कब दिया गया था, बता सकते कोई हमको? तो ये 1930 में दिया गया था। देखिए, अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो आप सभी को बताना चाहिए इसकी शुरुआत होता है 1900 ईस्वी में। देना कब से प्रारंभ किया था? 1901 से देना प्रारंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्र कौन कौन सा होगा? जैसे कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है, इसके अलावा चिकित्सा के लिए दिया जाता है, इसके अलावा भौतिकी के लिए दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, और एक आपका शांति के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या गणित में नोबेल पुरस्कार मिलता है? क्या नहीं मिलता है। किसके नाम पर शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था, उसी के यादगार के लिए। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल कौन था? जिसने डायनामाइट का खोज किया था, याद रहेगा। सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, आपसे क्लास तो करते पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते। लाइक जरूर किया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, और आपके लिए हम निरंतर बेहतर से बेहतर चीजें कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बेहतर हमेशा आपको आगे रखेंगे सबसे, इतना चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल। तो सीधा आपसे समझिए, हवा में ध्वनि का चाल जो होता है ये कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होता है ये आपका ठोस में होता है, और कहां पर नहीं चल सकता है? तो निर्वात में, ध्यान रखिएगा आप सभी। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, जबकि ठोस में प्रकाश का चाल कम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो आपको कई बार बताएं कि इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, बात समझे आप सभी। और इसका पहला अध्यक्ष यहां से पूछा गया है आप सभी से। तो पहला अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में ही पहला अध्यक्ष बना था। जबकि 1886 की बात किया जाए, जब इसका अधिवेशन होता है, तो इस समय आपका दादा भाई नौरोजी जो है यही आपका अध्यक्षता करता है। और उसके बाद फिर आपका बदरुद्दीन तैयबजी बनता है, जो पहला आपका मुस्लिम अध्यक्ष था। और उसके बाद चौथी बार जो होता है आपका, याद रखिएगा आप सभी, देखिए ये 86 में हुआ, बदरुद्दीन तैयबजी 87 में बनता है। और उसके बाद आप सभी कह सकते हैं 1888 में आपका जॉर्ज यूले बनता है, जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, ठीक है। इतना सा याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगा हुआ है? तो देखिए, समुद्री तटरेखा की बात किया जाए तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, और इसी जगह गोवा है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये केरल वाला सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 यानी कि कुल 9 राज्य जो है आपका समुद्री तट से लगा हुआ है। अगला है अलबुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो ये आपका अलबुकर ने बीजापुर के सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, तो उसी से इसने गोवा को छीना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अलबुकर कौन था? तो ये पुर्तगाली वाइसराय था अलबुकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ये राइट आंसर होगा। अगला है देखिए पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत कौन आया था? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अंग्रेज कह सकते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी में ही आता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना होता है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो ये आपका रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपसे जानते हैं, बताइए किससे संबंधित है फ्लेमिंग? चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर, ध्यान रखिएगा सांभर, ये आपका किस राज्य में है? सांभर जो है ये स्थलबद्ध झील है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि चारों तरफ से स्थल से बना हुआ है और ये खारे पानी की झील है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन आपसे से खारे पानी की तटीय झील की बात किया जाए कि बताइए सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जो है, खारे पानी की तटीय झील, ध्यान रखिएगा आप सभी, तटीय झील जो है ये आपका कौन है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो देखिए संघवाद की प्रक्रिया की बात किया जाए तो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, कोई बता सकते हैं क्या? कनाडा। यही संघवाद यानी कि संघीय व्यवस्था को। ऑस्ट्रेलिया से क्या बताए थे कि समवर्ती सूची लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि करनाल वट एक बीमारी है। तो देखिए करनाल वट ये आपका गेहूं का एक बीमारी है, डी राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी कार का अग्द्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पर अग्द्वीप की बात किया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं? जो आपका कार का हेडलाइट होता है उसमें बात किया जा रहा है। तो आपको कई बार बताएं कि कार का हेडलाइट में हम सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि ये आपका जो मिरर जो गाड़ी के सामने होता है ड्राइवर के पास, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है, जबकि आपका अवतल दर्पण ये छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण से डॉक्टर भी इसका प्रयोग करता है चिकित्सा के लिए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था, और ये कब किया था? तो याद रखिएगा 1951 में, डेट को याद रखिएगा आप सभी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। इसके अलावा लोहा का भी उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि झारखंड भी काफी फेमस है बॉक्साइट के लिए। तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो एमपी मध्य प्रदेश करता है, जबकि सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो देखिए इससे पहले वाला सेट में आपको बताए थे कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी को हमसे वृद्ध गंगा कहते हैं। अच्छा, हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो देखिए अरावली हो जाएगा जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और उसके बाद एक विंध्य श्रृंखला है, इसके मध्य में कौन सा पठार है? तो ये एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, इसके बीच में मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा, छोटा नागपुर, ये झारखंड वाला क्षेत्र में है, तो ये मालवा का पठार इसका राइट आंसर होगा। पर्यायद्वीपीय भारत तो आपको पता है जो दक्षिणी भारत है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिका कांग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिका कांग जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सी सोम है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये आपका तीनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डैश के कारण वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है। जो वृद्ध व्यक्ति यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो इसमें प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है, ये किसके कारण से? तो याद रखिएगा आप सभी, थाइमोसिन के उत्पादन में कमी के कारण से। एग्जैक्ट प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थाइमोसिन के उत्पादन के कमी के कारण वृद्ध व्यक्तियों में क्या होता है? प्रतिरक्षा अनुक्रिया कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो देखिए यहाँ नवीनतम मतलब क्या होता है? नया की बात किया जा रहा है।
जबकि प्राचीनतम की बात किया जाए तो वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो नवीनतम कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है हिमालय, ध्यान रखिएगा आप सभी, हिमालय सबसे नवीनतम है। जबकि अरावली क्या है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, कह सकते हैं कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि हिमालय नया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तकनीकी का विकास किसने किया, तो ये आपका एडवर्ड सेनर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए चेचक टीका का खोज लुई पास्चर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, लखनऊ राइट आंसर होगा। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और इससे पहले जो 4 सेट हो चुका है उसे कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये सेट जो हम आपको दे रहे हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि बेहतरीन सेट दे रहे हैं, जो एग्जाम में रामबाण की तरह काम करेगा। और इस सेट के माध्यम से हम एक बार में पूरा चीज आपको रिकॉल करवा देंगे, और जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होता है तब तक ये सेट चलते रहेगा। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि पर डे ये सेट को आप जरूर लगा लीजिएगा, काफी आपको ज्यादा बेनिफिट करने वाला है इस सेट, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जो फैक्ट बन सकता है वो फैक्ट से हम आपको चीजें समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर चीजें आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा गणित का अभी तक में हम 2 क्लास करवा चुके हैं और हम ही पढ़ा रहे हैं आपको गणित, तो वो भी जाके देख लीजिएगा चैनल पे। देखिए यहाँ पर साइड में आप सभी को नीचे में चैनल का आइकॉन दिखता होगा, यानी कि इमेज, ठीक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप चैनल पेज पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाके सारा क्लास कर लीजिएगा आप सभी। तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय वनों में, ध्यान रखिएगा, ये चीज दिमाग में बांध लीजिए कि जब भी जैव विविधता की बात किया जाए तो ये आपका उष्णकटिबंधीय वनों में ही पाया जाएगा। ठीक है, जहां वर्षा वाला स्थान हो, जहां नमी हो, वहां पर जैव विविधता ज्यादा होता है। अगला है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप बताइएगा, जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जल हयासिंदी, ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला आपका पादप है। बस समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में डैश होता है, तो ये आपका सल्फर होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, सल्फर। और कोयला पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है, जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो देखिए सबसे पहले काजीरंगा याद रखिएगा कहाँ पे है, ये आपका असम राज्य में है। मानस कहाँ पे है, तो ये भी आपका असम में है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल भी है। ये आकर्षण के अंतरा आणविक बल सबसे निम्न प्रभावी किसमें होती है, तो देखिए सबसे निम्न प्रभावी जो होती है ये आपका गैस में, याद रखिएगा आप सभी, किसमें, गैस में। क्वेश्चन को समझिएगा, आकर्षण के अंतरा आणविक बल जो है ये सबसे निम्न प्रभावी किसमें होता है, गैस में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विधि के सामने समानता का अधिकार, ये आपका किस प्रकार का अधिकार है, तो देखिए विधि के सामने समानता के अधिकार की ये बात किया जा रहा है, तो ये आपका एक नागरिक अधिकार होगा, ध्यान रखिएगा, आर्थिक अधिकार नहीं होगा, क्या होगा, नागरिक अधिकार। तो विधि के सामने समानता का अधिकार ये एक आपका नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो देखिए जो कुल्लू घाटी है ना, ये आपका किस पर्वत श्रेणी के बीच है, बता सकते हैं कोई हमको, तो ध्यान रखिएगा ये आपका धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी, क्या बताए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए कुल्लू घाटी ये किस पर्वत श्रेणी के बीच में है, तो धौलाधार पीर पंजाल, धौलाधार पीर पंजाल के बीच। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया का अर्थ क्या होता है, तो देखिए एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइड्रोमायोपिया। तो मायोपिया का अर्थ क्या है, निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा आप सभी, मायोपिया मतलब निकट। देखिए इस केस में क्या होता है पता है, इस बीमारी में निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक का वस्तु दिखता है और दूर का वस्तु नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब दूर का वस्तु देखने के लिए हम सभी किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हाइड्रोमायोपिया की बात किया जाए, यानी कि दूर दृष्टि की बात किया जाए, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का वस्तु दिखता है पर नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है। तो नजदीक का वस्तु देखने के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोमायोपिया में उत्तल और मायोपिया में अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने या किस वैज्ञानिक ने स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया था। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, ध्यान रखिएगा, सोना का एक पन्नी का प्रयोग किया था।
तो ये आपका अर्नस्ट रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला प्रश्न क्या है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में। किसने किया था या किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड एलनब्रो के समय में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। लॉर्ड एलनब्रो के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में पहली बार रेल लाइन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए सबसे पहले यह बताना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से शुरू होता है और 45 तक चलता है, जबकि पहला वाला बात किया जाए तो 1914 से शुरू होता है और 1918 तक चलता है, 4 वर्ष। और ये कितना वर्ष? ये आपका 6 वर्ष चलता है। 1919 में आपका वर्साई की संधि होता है और उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है, पहला वाला। और 45 वाला यानी कह सकते हैं दूसरा वाला जो होता है जब अमेरिका के द्वारा जापान पे परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद ही युद्ध समाप्ति होता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, तात्कालिक कारण यहां बताना है। तो राइट आंसर होगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यानी कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, जिसके कारण से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जो एक मित्र राष्ट्र एक धोरी राष्ट्रों में 2 गुट बन जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे उत्तम स्रोत हो सकता है अभिलेख। ध्यान रखिएगा, अभिलेख में बहुत सारा चीज लिखा जाता है जिसके माध्यम से आप सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुझ सकते हैं, जान सकते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो देखिए राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है यह आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, याद रखिएगा। देखिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मात्र में 6 राज्यों में है। कौन कौन सा? बिहार हो जाएगा, इसके अलावा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश होगा और तेलंगाना होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बस इतने राज्यों में आपका विधान परिषद है, बाकी बात और कहीं नहीं है विधान परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि रक्त समूह का आविष्कारक है लेड स्टीनर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। देखिए यहां पर आपसे को बताना चाहिए कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है? 500 हो सकता है और न्यूनतम 60, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा आपसे, प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकर रोग हो सकता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? देखिए पहले मतदान करने के लिए आयु था 21 वर्ष, उसके बाद घटाया गया और 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित रोग नहीं है? देखिए कवक से नहीं होने वाला रोग इसमें कौन सा है? तंबाकू का मोज़ेक रोग, ये कवक से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि मूंगफली का टीका रोग कवक से होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से होता है, बाजरा का ग्रीन एयर रोग, ये सभी कवक यानी कि कह सकते हैं कि कवक जनित रोग है ये सभी। अगला है, 2 गुने आवेशित हीलियम आयनों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 2 गुने आवेशित हीलियम के आयनों को हमसे किस रूप में जानते हैं? तो इसे अल्फा कण के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। किसके रूप में? अल्फा कण के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो देखिए जैव विविधता की बात किया जाए तो आपको बताए थे जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा है? उष्णकटिबंधीय वनों में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसके लिए खतरा क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झुम खेती, ये इसके लिए खतरा हो सकता है। पंचायत समिति का गठन होता है। देखिए पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया था, हालांकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ध्यान रखिएगा आप सभी, संशोधित करके इसको संविधान में जोड़ा गया था, बट लागू हुआ था 1993 में, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन दिया जाता है कि कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अनुसूची 12 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो पंचायत समिति जो होता है ये आपका किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपको बताए थे कि मुस्लिम अध्यक्ष कब बनता है? 1888 में, ध्यान रखिएगा, बस समझे। 85 में बताए थे आपको कौन था? 85 में व्योमेश चंद्र बनर्जी था, 86 में दादा भाई नौरोजी था,
और 87 में कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी था। और उसके बाद फिर 88 में जॉर्ज यूले बनता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए सिवाय, ये किसके सिवाय सारा चीज प्रभावित हुआ है? ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय ऑक्सीजन निषेचन के प्रभाव से। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसके सिवाय बाकी बात ये सभी चीज प्रभावित हुआ है। भूमंडलीय गर्मी बढ़ा है, समताप मंडल में ओजोन परत में अवक्षय हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा है, ये सभी हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो देखिए ये न्यू मोर द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है ये किसके बीच में है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर भारत विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो देखिए भारत के पास पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। और यहाँ पूरे विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करता है, जो कि अब की बार अगर जनगणना होगा तो 17.8 के अप्रोक्स में जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वस्तु का तय पथ होता है। तो ये आपका परवलय के आकार की होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जब भी किसी वस्तु को हवा के ऊपर अगर फेंका जाता है तो यह परवलय के आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो देखिए यज्ञ के लिए शाला, बात समझे, इसका समास भी रख कीजिए, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो ये क्या है? कारक विभक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? जहां कारक विभक्ति वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण कहा जाएगा। क्या? प्रविशेषण। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? भाववाच्य मतलब कह सकते हैं कि जिसमें भाव प्रकट किया जाए, जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे। जैसे कह सकते हैं कि राम से चला नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता। तो ये भाव को प्रकट किया जा रहा है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की चंचल सरिता में फेंकती नैया मन की जाति उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो कोई बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा? सबसे पहले इसका अर्थ को समझिए तभी आंसर कर पाइएगा, अन्यथा संभव नहीं है। देखिए यहां पर जीवन, ध्यान रखिएगा आप सभी, जीवन का तो मतलब सही हो पता होगा आप सभी को। तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर जीवन की बात किया गया है। सरिता मतलब क्या होता है? नदी होता है। ये चीज को याद रखिएगा, सरिता मतलब क्या होता है? नदी होता है। तो यहां पर जो आपका जीवन है ये आपका क्या है? ये आपका उपमय है। जीवन उपमय है, जबकि सरिता जो है ये आपका उपमान है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है? उपमान है। तो जब भी उपमय अगर उपमान पर अभेद स्थापित करे वहां पर रूपक अलंकार होता है। यह सिंपल भाषा में ये समझिए आप सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जीवन की चंचल सरिता में फेंकती नैया मन की जाती। तो जीवन को बिल्कुल सरिता यानी कह सकते हैं कि नदी की तरह इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, नदी की तरह बताया जा रहा है। जीवन को सीधा सरिता यानी कि नदी मान लिया गया है और उसी की तरह इसको प्रकट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका रूपक अलंकार होगा। अगर कोई भी चीज को किसी के तरह अगर दिखाया जाए या बताया जाए, या कह सकते हैं कि उपमय और उपमान का अभेद स्थापित हो, तब जाके रूपक अलंकार होता है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए वे कल जाएंगे, शुद्ध है। कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, ये भी सही है। उसके बाद है वह तुझे पैसा नहीं देगा, ये भी सही है। मुझे अमरूद खाना है। देखिए इसमें सभी वाक्य आपका सही है, कोनो गलत नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सभी यहाँ पर शुद्ध ही वाक्य है, बात समझे, सभी है। सभी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सभी यहाँ पर शुद्ध वाक्य है आपका। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
अशुद्ध है, वह लड़का पीटा है, यह गलत हो जाएगा। वह लड़का पीटा है क्या मतलब हुआ? देखिए उसने कह सकते हैं उसने लड़का या लड़के, ध्यान रखिएगा, उसने लड़के को पीटा है, लड़के को पीटा है। या ये हो सकता है दूसरा में कह सकते हैं कि वह लड़का, ध्यान रखिएगा आप सभी, वह लड़का पीटा गया है, वह लड़का जो है उसे पीटा गया है, तो ये सही होगा। बाकी बात ये आपका अशुद्ध है, बाकी बात ये सभी आपका सही है। अगला है कि आचार कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो देखिए आचार कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या जो है 6 काव्य गुण है, याद रखिएगा आप सभी। चले अगला क्वेश्चन है कि जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इस पंक्ति में अलंकार, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगा, तो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, तो जो सो, ध्यान रखिएगा, जो सो या अगर वह रहे, जो वह रहे, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम की यहाँ पर बात किया गया है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध होता है, निजवाचक में अपने पर बात किया जाता है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो देखिए गुणवाचन की अगर बात किया जाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कह सकते हैं कि ईमानदार, ये गुणवाचक है। जैसे कह सकते हैं वह व्यक्ति ईमानदार है, तो वह व्यक्ति की विशेषता क्या है, यानी कि गुण क्या है, तो वो ईमानदार है। ऑप्शन नंबर बी। उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विशेष्य बताइए। यहां पर आपको विशेष्य बताना है, तो उसका छोटा भाई बीमार है, तो जो ये बीमार है ना, यही आपका विशेष्य है। बात समझे, जो बीमार है यही आपका क्या है, विशेष्य है। बाकी बात यहाँ पर जो छोटा भाई देख रहे हैं ये क्या है, विशेषण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो देखिए अनुप्रास अलंकार के यहाँ पर आपका 5 भेद होते हैं। एक छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद श्रुत्यानुप्रास होता है और अंत्यानुप्रास होता है, और एक होता है लाटा अनुप्रास। तो कुल आपका 5 अनुप्रास होता है। मुख कमल में कौन सा समास है? तो देखिए मुख कमल, यहाँ पर आपका विशेष और विशेषण की बात हो रहा है, तो मुख किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है। तो अगर किसी चीज को किसी के समान बता दिया जाए, या कह सकते हैं कि विशेष अगर विशेषण की विशेषता बताने लगे, तो जहां पर, या कह सकते हैं कि जहां पर विशेष और विशेषण आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 65 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, स्वर संधि के कितने भेद हैं? बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कौन कौन सा होगा? एक पहला आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, एक आपका गुण स्वर संधि होगा, एक आपका वृद्धि स्वर संधि होगा, एक आपका यन स्वर संधि होगा, ये एक आपका अयादि, अयादि याद रखिएगा। तो कुल 5 स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 65 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और लगातार ये सेट को पर डे कंप्लीट जरूर किया कीजिए, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि इस सेट के माध्यम से हम पूरा आपको हर चीज़ का रिवीजन करवा देंगे, तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो पर डे जरूर लगा लीजिए। इससे पहले जो सेट हुआ है उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।